डियर स्टूडेंट, आज हम परियोजना कार्य के दूसरे भाग में परियोजना का फॉर्मेट समझेंगे और देखेंगे प्रोजेक्ट के फॉर्मेट के अंतर्गत कौन से पॉइंट्स आते हैं। प्रोजेक्ट का जो पहला पेज होता है उसे हम शीर्षक पृष्ठ कहते हैं और इस पृष्ठ पर सबसे पहले छात्र अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और उसके नीचे अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे। इस पृष्ठ के लोअर पोर्शन में छात्र अपना नाम, अपना रोल नंबर और अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट का जो दूसरा पेज होगा उसमें छात्रों के द्वारा घोषणा की जाएगी और छात्रों के द्वारा इस घोषणा में यह उल्लेख किया जाएगा कि उन्होंने यह प्रोजेक्ट कहीं से कॉपी नहीं किया है और यह उनका मौलिक कार्य है। इस पृष्ठ के निचले भाग में छात्र अपना नाम लिखेंगे और अपने हस्ताक्षर कर देंगे। इसके बाद प्रोजेक्ट का जो तीसरा पेज होगा इसमें पर्यवेक्षक के द्वारा छात्रों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि छात्रों ने यह प्रोजेक्ट पर्यवेक्षक के मार्गदर्शन में किया है और यह उनका मौलिक कार्य है। इस पृष्ठ के निचले भाग में पर्यवेक्षक का नाम, पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक के पद का नाम तथा पर्यवेक्षक के स्कूल का नाम का उल्लेख होगा। इसके बाद जो प्रोजेक्ट का फोर्थ पेज होगा इसमें छात्रों के द्वारा धन्यवाद दिया जाएगा उन सभी लोगों को जिन्होंने प्रोजेक्ट के दौरान छात्र की मदद की है और इस पृष्ठ के नीचे भी छात्र अपना नाम और हस्ताक्षर कर देंगे। इसके बाद जो प्रोजेक्ट का पांचवा पेज होगा इसको हम इंडेक्स नंबर कहते हैं और इंडेक्स नंबर में छात्र उन सभी टॉपिकों का उल्लेख करेंगे जो कि प्रोजेक्ट के दौरान छात्र को एक्सप्लेन करने हैं। इंडेक्स के पहले कॉलम में छात्र टॉपिक का नाम लिखेंगे, दूसरे कॉलम में छात्र पेज नंबर लिखेंगे जिस पर वो टॉपिक आया है और तीसरे कॉलम में छात्र पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर कराएंगे। अब हम इंडेक्स के अनुसार एक एक बिंदु में प्रत्येक टॉपिक को समझेंगे और देखेंगे प्रोजेक्ट में उनको किस तरह से लिखा जाता है। तो जो इंडेक्स का पहला बिंदु है वह है विषय का व्यापक क्षेत्र। विषय का व्यापक क्षेत्र वह होगा जिसमें छात्र अपने प्रोजेक्ट का चयन करते हैं। जैसे विषय का व्यापक क्षेत्र है कृषि और छात्र ने प्रोजेक्ट के लिए चयन किया है जैविक खेती, तो यहाँ पर विषय कृषि हो जाएगा और शीर्षक जैविक खेती हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट होगा उसमें छात्र विषय का परिचय देगा। जैसे छात्र का विषय है कृषि तो वह कृषि का परिचय देगा, उसके बारे में बताएगा और साथ ही जो प्रोजेक्ट वो बना रहा है जैसे जैविक खेती तो उसका भी यहाँ पर वह परिचय देगा। इसके बाद जो चौथा पॉइंट होगा वह होगा परियोजना प्रश्न। परियोजना प्रश्न छात्र के प्रोजेक्ट से जुड़े प्रश्न होंगे और ये समस्याओं से जुड़े प्रश्न होते हैं जिनका छात्र अपने प्रोजेक्ट में अध्ययन करना चाहता है। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट होगा वह होगा प्रोजेक्ट का उद्देश्य। प्रोजेक्ट का उद्देश्य प्रोजेक्ट के अनुसार होगा
और प्रोजेक्ट का उद्देश्य वह होता है या वे निष्कर्ष होते हैं जिनको छात्र अपने प्रोजेक्ट में जानना चाहता है। इसके बाद छात्र 6वें पॉइंट में साहित्य की समीक्षा लिखेंगे। साहित्य की समीक्षा में छात्र को प्रोजेक्ट में पहले पॉइंट में प्रोजेक्ट जिन मान्यताओं या नियमों या धारणाओं पे आधारित है उसके बारे में लिखना है, और दूसरे पॉइंट में छात्र का जो प्रोजेक्ट है उससे संबंधित जो भी कार्य अभी तक पहले हो चुका है उसके बारे में लिखना है। इसके बाद जो 7वां पॉइंट होगा उसमें छात्र को प्रोजेक्ट में प्रयुक्त शब्द जितने भी आए हैं उनकी परिभाषा लिखनी होगी या उनका अर्थ बताना होगा। अब जो भी प्रोजेक्ट छात्र कर रहा है ऐसे कई शब्द हो सकते हैं जो कि कठिन हो सकते हैं या जिनका अर्थ बताना जरूरी है, तो इन सभी शब्दों को छात्र यहाँ पर बताएगा। इसके बाद जो 8वां पॉइंट होगा वह होगा आंकड़े संग्रहण का। ये पॉइंट जो डेटा कलेक्शन का है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर सबसे पहले छात्र को संग्रहण का अर्थ बताना है और परियोजना कार्य में जो भी डेटा का वो यूज़ कर रहा है उसके बारे में लिखना है। जैसा कि छात्र प्राइमरी डेटा का यूज़ कर सकता है या फिर वह सेकेंडरी डेटा का यूज़ कर सकता है, तो जो भी डेटा वो यूज़ कर रहा है तो उसके बारे में उसको यहाँ पे लिखना है। इसी में छात्र को अपने प्रोजेक्ट में जो लक्ष्य समूह है जिसके बारे में वह डेटा इकट्ठा कर रहा है उसके बारे में भी लिखना है। इसके बाद छात्र को अपने प्रोजेक्ट में चरों के बारे में बताना है। चर वो होते हैं जो प्रोजेक्ट के दौरान प्रोजेक्ट में प्रयोग किए जाते हैं। चर 2 प्रकार के हो सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो भी चर यहाँ पे प्रयोग किए जा रहे हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, उनका उल्लेख यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद जो इसी में नेक्स्ट पॉइंट होगा वह होगा प्रोजेक्ट उपकरण। अब प्रोजेक्ट के दौरान जो भी डेटा कलेक्शन के लिए टूल्स यूज किए जा रहे हैं उनका यहाँ पे उल्लेख होगा। टूल्स का अर्थ यह है कि कौन सी विधि का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जा रहा है या अनुसूची विधि का प्रयोग किया जा रहा है या फिर साक्षात्कार का प्रयोग किया जा रहा है। तो डेटा कलेक्शन के लिए जो भी मेथड यूज किया जा रहा है उसके बारे में यहाँ पे बताना है। उसके बाद जब टूल्स आप बता दोगे तो फिर छात्र को यहाँ पर अपने समग्र डेटा के बारे में बताना है जिसे हम जनसंख्या कहते हैं। यहाँ पर जो भी आपका समग्र डेटा है उसके बारे में बताना है। समग्र डेटा वह होगा जो आपका लक्षित समूह के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर लक्षित समूह के डेटा से संबंधित चीज़ों को बताया जाएगा। इसके बाद जनसंख्या से हम जो सैंपल लेंगे उसके बारे में बताना है और कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक आप अपने सैंपल लेने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको आपने बताना है। जैसे कि
रैंडम सैम्पलिंग यूज की जा रही है या फिर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग यूज की जा रही है, तो इसके बारे में आपने यहाँ पे बताना है। जो हमारा 9वां पॉइंट होगा वो होगा आंकड़ों का विश्लेषण। यहाँ पर सबसे पहले आपने विश्लेषण के बारे में बताना है कि विश्लेषण किसे कहते हैं और विश्लेषण की क्या आवश्यकता है। विश्लेषण का अर्थ होता है किसी भी समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ना और उसको तब समझना। यहाँ पे आप विश्लेषण के लिए बहुत सारे चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने विश्लेषण के लिए मॉड, मीडियन, मीन या फिर मॉड डेविएशंस या फिर एसडी का प्रयोग कर सकते हैं, या आप यहाँ पर ग्राफ, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, चार्ट आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो 10वां पॉइंट होगा, इसमें छात्र अपने प्रोजेक्ट का निष्कर्ष बताएंगे। निष्कर्ष में उन परिणामों की व्याख्या की जाएगी जो कि प्रोजेक्ट के दौरान हमें मिले हैं, उनका संक्षिप्त अर्थ यहाँ पर बताया जाएगा और उल्लेख किया जाएगा। और इसी में छात्र अपने सुझाव भी देंगे। सुझाव प्रोजेक्ट में क्या सुधार हो सकते हैं और आगे इसमें क्या कार्य हो सकता है, उसके बारे में दिए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो 11वां पॉइंट होगा वो होगा सीमाएं। सीमाएं किसी भी प्रोजेक्ट की वो बाउंड्री होती है जिसके भीतर उस प्रोजेक्ट को समझा जाता है। इसमें हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास कौन से संसाधन कम थे, या समय की क्या समस्या थी, या फिर बजट की क्या समस्या थी, कि जिसके कारण हम इस प्रोजेक्ट को कुछ फिक्स सीमा के अंदर ही कर सकते हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को हम कुछ फिक्स परिस्थितियों के भीतर ही समझ सकते हैं। तो यही किसी प्रोजेक्ट की सीमा होती है। इसके बाद हम जो हमारा अगला पॉइंट होगा वह होगा ग्रंथ सूची। तो ग्रंथ सूची में उन सभी बुक्स, पत्र पत्रिकाओं और वेबसाइट का उल्लेख किया जाएगा जिनका प्रोजेक्ट के दौरान छात्र ने प्रयोग किया है। इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा वह होगा अनुलग्नक। अनुलग्नक प्रोजेक्ट में वो होते हैं जिनका छात्र ने अपने प्रोजेक्ट के दौरान प्रयोग किया है, लेकिन उनका उल्लेख प्रोजेक्ट में करना संभव नहीं हो पाया है। तो ऐसी प्रत्येक सामग्री जिसका छात्र ने प्रयोग किया है वह अपने प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट के लास्ट में जोड़ सकता है। तो इस तरह से हमने प्रोजेक्ट के सभी बिंदुओं को समझा और देखा कि एक प्रोजेक्ट को हम किन बिंदुओं के अंदर बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि एक प्रोजेक्ट इन बिंदुओं के अनुसार कैसे बनता है और समझेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे कैसे बना सकते हैं।